ओके गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एफएमडीए का सीएमए इंटर का जून 25 का पेपर। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, वापस इस बार बोल रहा हूं कि बेस्ट सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब आप एक बार क्वेश्चन पेपर को खुद से एनालाइज करके वीडियो को देखेंगे, है ना। और ये जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसे सारे पेपर्स आपको सॉल्व करके खुद से जाने हैं। खाली वीडियो देखना नहीं, वीडियो उनके लिए बताया जा रहा है जिनको सॉल्यूशन में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए तो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। पेपर का स्टैंडर्ड आई विल से मॉडरेट, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ। ठीक है, आराम से हम लोग पेपर कर सकते हैं। बट क्या होता है कि 3 घंटा में खत्म करना एक चैलेंज होता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एमसीक्यू। अच्छा, आपको अगर ये सॉल्व किया हुआ पेपर चाहिए तो कहाँ जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल में जाना है। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको नोट्स ड्राइव में मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एमसीक्यू में आ जाओ। तो यहाँ पे जगह जगह एमसीक्यू बैंक लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने यूट्यूब पे एक एमसीक्यू का पूरा सॉल्यूशन का वीडियो डाला, उसके साथ एक बैंक डाल दिया है जिसमें आज तक का इतिहास में जितना क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है वो सब उसमें कवर्ड है। बट इंस्टीट्यूट है, उसके बावजूद भी एक दो क्वेश्चन बाहर से निकाल लेगा, बट वो आपसे हो जाएगा अगर आप वो बैंक सॉल्व कर लोगे। तो जहां जहां बैंक से डायरेक्ट मैच हो गया वो एमसीक्यू बैंक हमने यहाँ पे रेफर कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसिस्टमैटिक रिस्क। नॉट एन अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब सिस्टमैटिक रिस्क है वो बताओ। तो बिजनेस रिस्क इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो आपको पूछ रहा है कौन सा नॉट एन अनसिस्टमैटिक है। मार्केट रिस्क इज सिस्टमैटिक रिस्क, तो ये आंसर सही है, डी नंबर। सिस्टमैटिक मतलब जो सबको अफेक्ट करता है, अनसिस्टमैटिक मतलब जो किसी एक को अफेक्ट करता है। फिर डैश इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल्स। इसका आंसर मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, इसका आंसर होता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का वैल्यू डिपेंड ऑन बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल्स। जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, इट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अगर आप थ्योरी ठीक से पढ़े हैं तो आपका ये सब क्वेश्चन इजी हो जाता है। और ये थ्योरी पढ़ते कहाँ से हैं, ये थ्योरी पढ़ते हैं एफएम थ्योरी मैराथन वीडियो से, जो भी अगेन यूट्यूब में डाला हुआ है। आप लोग लिथार्जिक हैं, आप पढ़ते नहीं है। पढ़ेंगे तो नॉलेज भी तगड़ा हो जाएगा और ऐसा ऐसा एमसीक्यूज भी डील कर पाओगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, के लिमिटेड प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 लाख एंड लाइफ ऑफ 10 years जनरेट सी पैट ऑफ 12 लाख पर एनम। कैलकुलेट पे बैक रेसिप्रोकल। तो पे बैक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 by पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड यहाँ पे क्या है, पे बैक पीरियड अगर 60 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 12 लाख का सी फैट है तो पे बैक पीरियड इज 5 years। और पे बैक रेसिप्रोकल विल बी 1/5 यानी कि 20%। इसका मतलब हर साल 20% के हिसाब से आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। तो आंसर इज 20%। फिर व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल पेपर, फिर से एफएम थ्योरी। तो ये सब आंसर है ना, केबीसी के तरह एबीसीडी खेलोगे तो नहीं चलेगा। इट इज इशूड बाय इंडिविजुअल्स, नो नेवर। इट इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, yes। backed by collateral, no। commercial papers are very short term loans which may not be backed by collaterals. These are basically goodwill related commercial papers, goodwill related loans. Issue for more than 5 years, yes। Issue for more than 5 years, never। It is usually for a period of less than 5 years because this is supposed to be a short term loan, not a long term loan। Issue for more than 5 years, no। तो कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक है, बी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी इसका कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं होता है। तो ये कमर्शियल पेपर को अच्छे से पढ़ोगे अगर इंस्टीट्यूट मैट में तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी हैज द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल डिटेल्स, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 40 days, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 30 days, पेबल डेफरल पीरियड 20 days, व्हाट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल। सो इट इज सपोज टू बी इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल माइनस पेबल। सो 40 plus 30 minus 20 is 50। 50 is the answer। फिर क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट ₹2 per unit। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन एस्टिमेटेड एट 35%, while the fixed cost at the present level is 1 lakh, as present level of 1 lakh units comes to 1 lakh।
द फर्म हैज इशूड 14% डिबेंचर और 26,000, कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ द फर्म। तो फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए हम लोग को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? सबसे पहले सेल्स लेंगे, 2 रुपया के हिसाब से 1 लाख यूनिट का 2 लाख। फिर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 35%, दैट इज इक्वल टू 70,000। फिर माइनस करके आ रहा है कंट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू 1,30,000। फिर लेस फिक्स कॉस्ट विच इज 1 लाख, लेस EBIT which is equal to 30,000, less interest 26,000 का 14% कितना आएगा? 3640। EBT 30,000 minus 3640 is 26,360. And how do you calculate financial leverage? It is equal to EBIT by EBT. Because there is no preference dividend, to EBIT by EBT, so that is equal to 30,000 by 26,360. 30,000 by 26,360 करके आ रहा है 1.1388, यानी कि 1.14। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर में आ जाओ, क्या बोल रहा है? गिवन EPS इज इक्वल टू ₹10, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%, IRR इज 20%, रिटेंशन रेशियो इज 40%, कैलकुलेट प्राइस पर शेयर एज पर गॉर्डन्स मॉडल। तो गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू D1 बाई KE माइनस G। ठीक है, तो D1 कैसे आएगा? यहाँ पे EPS दिया हुआ है, तो EPS इज 10 और रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है, तो पे आउट रेशियो आ गया 60%, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, so that is equal to 1 minus 0.4 is equal to 0.6. So therefore आप क्या बोलोगे? Dividend is equal to 10 into 0.6 is equal to 6. और D1 निकालना है तो G चाहिए, तो पहले G निकालने के लिए क्या करेंगे? B into R। B मतलब होता है रिटेंशन रेशियो 0.4, R मतलब रेट ऑफ रिटर्न विच इज 0.2, दोनों मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.08। सो देयरफॉर P is equal to 6 into 1.08 by 0.16 minus 0.08। तो इसको सॉल्व कर दे, क्या आ रहा है? तो 6 into 1.08 by 0.08, ये आंसर आ रहा है 81 एंड दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। तो ये सरप्राइज है इस सम का। हिसाब से ये तरीका ही होता है, आपको याद होगा, बट इससे तो आंसर में एक ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा। तो बहुत बार ये होता है कि ये लोग जो EPS देते हैं वो EPS नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये क्लियर नहीं है ना कि करेंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है। तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट ईयर का हो, तो उस समय फिर हम लोग को D1 जो है वो D को ही सेम मानना पड़ेगा। तो मानना होगा कि जो 6 है वही D1 है। अगर ऐसा है तब आंसर क्या आएगा? 6 बाई 0.08, और तेरी आ गया ऑप्शन में 75 और वो ऑप्शन में मैच हो गया। तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट ईयर का है, तभी आपका आंसर आएगा। सोचोगे तो अच्छा है कि ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर ऑप्शन वाला नहीं होता तो तब तो रिस्क होता है, तब कोई उपाय नहीं है। सर अजम्पशन लेके कराते तो भी कोई जरूरी नहीं हो सही करेगा, वो मार्क्स काट लेगा, जो उसका मैच करेगा उससे नंबर मिलेगा आपको। Jay as an investor expects a perpetual sum of 10,000 annually from his investment. What is the present value of perpetuity? सब बेसिक टाइम वैल्यू से आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे आता है? जो एनुअल अमाउंट है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, 10,000 बाय 0.15, सो दैट इज इक्वल टू 66,667। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? P Limited has earned 9% return on total assets of 50 lakh and has a net profit ratio of 5%. The sales of the firm is dash. So क्या बोल रहा है? P Limited has earned 9% return on total assets. ठीक है, तो टोटल एसेट्स पे 9% रिटर्न आया, तो यू कैन से दैट इज योर नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। सोचो प्रॉफिट, अब वो कौन सा प्रॉफिट लिया है तो नहीं पता, बट एक बार प्रॉफिट वर्ड से ही लिखते हैं। दैट इज 50 lakhs का 9%,
4,50,000 and it has a net profit ratio of 5%. So net profit by sales is equal to 5%. So net profit अगर 4.5 लाख है तो सेल्स कितना होगा? इट इज इक्वल टू 4.5 लाख का 5%. 4.5 लाख का 5% इज इक्वल टू 90 lakhs. समझ में आया? Next, the MM model argues that dividend is irrelevant as the value of firm depends upon earning power and not how the earnings are distributed. Yes, यही बात एकदम सही है. डिविडेंड इररेलेवेंट क्यों है मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए? क्योंकि आप कितना अर्न कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट प्राइस को ऑल्टर कर सकते हैं. तो ये पॉइंट मैच हो गया, बट स्टिल सारा पढ़ लेते हैं. ऑल इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स टू गेट कैपिटल गेन ओनली. नो, डिविडेंड इज पेबल ओनली आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. ऐसा ये तो बात सही है, कितना रिटेन करेंगे फिर डिविडेंड देंगे. नॉर्मली ऐसा होता है कि डिविडेंड पेबल होता है कितना अपने को इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत है उसके हिसाब से, वही रिटेन्ड अर्निंग से कितना जरूरत है उसके हिसाब से. तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट नहीं है, बट ठीक है एक कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट हो सकता है. द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. ये भी कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है, बट एमएम ने इसको लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया था. एमएम ने जो मुद्दा उठाया था वो ए को लेकर उठाया था. द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन बी एंजॉयड बाय अ फर्म इफ. अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप उधार लेकर काम चला लो. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो कब आप उधार लेना पसंद करेंगे? जब उधार सस्ता है ना. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तब उधार लेंगे? नहीं लेंगे. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है तो फायदा ही नहीं है. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो बिल्कुल उधार लेके अपना बिजनेस को आगे बढ़ा देंगे. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following does not help to increase current ratio? Current ratio increase कब होता है? जब current asset increase होता है या फिर current liability decrease होता है. तो issue of debentures to buy stock, stock बढ़ा तो current asset बढ़ा तो current ratio बढ़ा. Pay creditors, current liability decrease हुआ तो current ratio बढ़ा. Sale of investment to pay creditors मतलब current liability decrease हुआ. Avail bank OD to buy machine, avail bank OD मतलब इसमें क्या हो रहा है? current liability बढ़ा, तो ये करंट रेशियो नहीं बढ़ा रहा. डी नंबर आंसर है. फिर ये डेटा एनालिटिक्स से आगे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज आल्सो नोन एज. अगर आप डेटा एनालिटिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग. एंड डैश इज एनी प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड विजुअलाइज. तो सिंपलर करना, कॉम्प्रीहेंड करना, एनालाइज करना, विजुअलाइज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा सॉर्टिंग. ये एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन था. और लास्ट वाला भी डेटा एनालिटिक्स का ही है. डैश क्लासिफाइज डेटा पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्लोजनेस टू एंड कोरिलेशन विद अदर एक्सेसिबल डेटा. इसका आंसर होगा KNN एल्गोरिथम. ये भी एमसीक्यू बैंक में मिल गया था. तो इसको आपको डेटा एनालिटिक्स का प्रॉपर पढ़ाई करके ही करना है. आप सोचते डेटा एनालिटिक्स क्या है, हम कर लेंगे, तो कर लीजिए. देखिए फालतू का 6 नंबर चला जाएगा, उल झुलूल आंसर मार्क करोगे, नंबर कट जाएगा. और जरूरी नहीं है जो आया हुआ है वही फंसता है. कभी कभी कोई एक नया लाइन को लेके नया बना देता है. तो आपको हर चीज पढ़ना है, ये ध्यान रखना है. ठीक है. तो गाइज अब टाइम आ गया है सेक्शन बी का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का. तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कौन पढ़ाने वाला है अभी? Any guesses? Yes, your Rahil Bhaiya. Rahil Bhaiya will come now, who is himself an all India ranker, well trained under me to guide you on these stuffs, to save my time and to help you in more detailed way in his Bhaiya wala style, जिससे कि आपको और ज़्यादा मजा आए. And I would love to hear about Rahil Bhaiya in the video comments or in my personal WhatsApp, whatever way, so that I can see how much more help I can take from Rahil Bhaiya. Thank you and
Let's now welcome Rahil Bhaiya for next series. हालचाल मस्त, दिमाग फ्रेश, तबीयत ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं एफएम की पेपर की धुलाई करना। सतीश सर ने एमसीक्यूज की धुलाई काफ़ी अच्छे से करवा दी है। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की धुलाई आपके साथ करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, एफएम का थ्योरी क्वेश्चन है ये। एफएम थ्योरी क्या होता है प्राइमरी मार्केट में? आजकल आप देख रहे हैं कि आईपीओ सीजन चल रहा है, तो जब कंपनीज आईपीओ लेकर आती है तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। मींस जब कंपनीज अपने शेयर इन्वेस्टर को देना चाहती है तो दैट इज प्राइमरी मार्केट, एंड जब इन्वेस्टर्स आपस में खरीद बेच करते हैं तो दैट इज इन दी सेकेंडरी मार्केट। तो नेचर ऑफ सिक्योरिटीज में हमेशा नई सिक्योरिटीज कहाँ पर आएंगी? प्राइमरी मार्केट में। जो ओल्ड सिक्योरिटीज हैं जो पहले ही लिस्ट हो चुकी है वो सब आती है सेकेंडरी मार्केट में। सेल परचेज डायरेक्ट हम कंपनी से खरीदते हैं प्राइमरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर से ही खरीदते हैं हम। नेचर ऑफ फाइनेंसिंग, यहाँ पर क्या होता है? पैसे डायरेक्ट कंपनीज के पास जाती हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में पैसे इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं। तो ऐसे ही बाकी सब पॉइंट्स को आप रीड कर लीजिएगा। 2B, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेडिक्ट करना। यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब का इस्तेमाल करके जो पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा है, उसके हेल्प से हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं इसे? सबसे पहले तो ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं। जब हम, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक शर्ट परचेज की, तो कंपनीज क्या करेंगी? प्रेडिक्टिव एनालिसिस का यूज़ करके मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझेंगे और फिर वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स मुझे सजेस्ट करेंगे फ्यूचर में लेने के लिए। तो दैट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। सेल्स में भी यही यूज़ होता है कि प्रेडिक्ट करने के लिए कि कस्टमर और हमारे दुकान से कुछ परचेज करेगा या अब चला जाएगा। तो ई कॉमर्स, सेल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3A, M Limited has the following earnings for the year ending on 31st March 2025. PBT गिवन है, टैक्स रेट गिवन है 60%। तो PBT में से टैक्स माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो PBT गिवन, इसमें से हमने टैक्स माइनस कर दिया 60%, तो हमें मिल गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 20%। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें 20% का डिविडेंड देना है। इक्विटी शेयर्स 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स हैं और इन्हें हम कितना डिविडेंड देने वाले हैं? 20%। तो दैट मीन्स 30 लाख इंटू 20%, दिस इज 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट 9% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख रुपीज का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो जब मेरे को पैट मिल गया तो पैट के बाद मैं क्या करूंगा? पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, उसके बाद ही इक्विटी डिविडेंड। तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट करते हैं हम। प्रेफरेंस डिविडेंड 9% ऑफ 10 लैक्स, दैट इज 90,000, माइनस किया हमने, तो हमें मिल गई अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम 8,88,400 रुपीज तक दे सकते हैं। बट हमने कितना दिया है? सिर्फ 6 लाख रुपीज। दैट मीन्स 2,88,400 रुपीज जो रिमेनिंग है ये कहाँ चले जाएंगे? वेरी गुड, रिजर्व्स में चले जाएंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सबसे पहला अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर हम कैसे निकालेंगे? देखेंगे कि अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग्स कितनी अवेलेबल थी? 8,88,400, और इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं टोटल? 30,000 शेयर्स हैं, मीन्स 30,000 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला पार्ट हमें मिल गया यहाँ पे 29.61। सेकेंड बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर के लिए हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर प्लस जो हमारी रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसे ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर्स तो हमें गिवन है ऑलरेडी 30 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 22 लाख, बट ये 22 लाख जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, हमें चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। कैसे निकालेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस? 22 लाख हमारे पास ईयर के बिगनिंग में था और हमने कुछ अभी ट्रांसफर किया है। कितना ट्रांसफर किया है हमने?
2,88,400 हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगी, प्लस 2,88,400, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 24,88,400। अब ये 24,88,400 प्लस इक्विटी शेयर्स 30 लाख, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 54,88,400, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, वेरी गुड, तो बीवीपीएस भी मिल गई। थर्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हम कैसे ढूंढते हैं, डीपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो डिविडेंड पर शेयर हम निकाल सकते हैं, 6 लाख रुपीज हमने डिविडेंड दिया है, कितने इक्विटी शेयर उसको, 30,000 को, तो 6 लाख अपॉन 30,000, 20 रुपीज डीपीएस। सेकंड ईपीएस, ईपीएस हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है 29.61, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकलेगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस 20 अपॉन 29.61, तो ये हमारी आ गई डिविडेंड पे आउट रेशियो। लास्ट पार्ट पी रेशियो, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइस अर्निंग्स, तो एमपीएस अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है 200, ईपीएस हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 29.61, तो यहां से आ गई पी रेशियो। खत्म हो गया, एकदम इजी 7 मार्क्स क्वेश्चन आपके जेब में। नेक्स्ट, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, सिर्फ और सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालना है, बाकी किसी का भी नहीं निकालना है। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का जिसमें हमें तीनों निकालना होता है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 3,40,000। आइटम्स कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द अबव प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है तो इसे हम ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन अगेन नॉन कैश आइटम है तो इसके वजह से कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है। एमोर्टाइजेशन अगेन नॉन कैश आइटम है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेच के जो हमने गेन कमाया वो हमारे लिए ऑपरेटिंग इनकम तो है ही नहीं, दैट मीन्स इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आगे हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बैलेंसेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे इन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बैलेंस का, याद करिए। करंट एसेट्स में उल्टा रिलेशन चलता था, अगर करंट एसेट्स प्लस हो रहा है तो हमें माइनस करना है, और अगर करंट एसेट्स कम हो रहा है तो हमें प्लस करना है। करंट लाइबिलिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं तो हम माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ओपनिंग बैलेंस है 275, क्लोजिंग है 240, मींस डिक्रीज हुआ है तो इसे हम प्लस कर देंगे 35,000 को। ट्रेड पेएबल्स करंट लाइबिलिटी है हमारे लिए, 190 से 2 लाख इंक्रीज हुई है तो करंट लाइबिलिटीज में डायरेक्ट रिलेशन चढ़ता है, अगर बढ़ी है तो हम भी प्लस करेंगे 10,000। इन्वेंट्रीज 140 से 160 हो गई हैं, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, माइनस करेंगे, माइनस 20,000। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एक्सपेंसेस को ऑलरेडी एडवांस में ही पे कर दिया तो अगेन दिस इज अ करंट एसेट, 20,000 है और ये 25,000 है, फिर से करंट एसेट इंक्रीज तो माइनस 5,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो मैंने अभी तक कमाया ही नहीं है वो मेरे को एडवांस में मिल गया तो दिस इज करंट लाइबिलिटी, 5,000 15,000, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम भी प्लस कर देंगे। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 340 गिवन है, लिखा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है जैसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एड बैक किया तो हमें मिल गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 380। अब जो नॉन कैश आइटम्स है जैसे डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन उन्हें ऐड बैक करिए 8550। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ये जो गेन है मशीनरी की, इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करके हटाएंगे, तो माइनस किया 30,000, तो मिल गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गई थी, देखिए कम हुई थी तो हमने यहाँ पे प्लस किया 35,000। फिर इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है डिक्रीज हुई थी
सॉरी इंक्रीज हुई थी, इसीलिए हमने क्या किया माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ था तो हमने माइनस किया, क्योंकि करंट एसेट है और करंट एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो हम माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए तो हम भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, प्लस किया। प्रीपेड इनकम, सॉरी हाँ भाई एक ही बात है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर प्रीपेड इनकम 10,000। तो यहाँ से हमने सबको एडजस्टमेंट किया तो हमें मिल गई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये कैश फ्लो का एकदम इजी 7 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का, एकदम फ्री का मार्क्स है ये आपके लिए। देखिए कहाँ कहाँ पर हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, एकदम फिल करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई भी कॉलम नहीं गिवन है, छोड़ देते हैं। एड अदर इनकम, 25,000 थी इनकम 22-23 में, चेंज कितने का आया 65,000 का, और ये चेंज प्लस का है, मीन्स 23-24 में इनकम बढ़ गई होगी, तो बढ़ा लेते हैं इनकम। 25,000 प्लस 65,000 तो ये हो जाएगी 90,000। कितने का चेंज आया, 65,000 का चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज हम हमेशा कैसे निकालते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 कर देंगे। तो इंक्रीज या डिक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 65,000 का, ओरिजिनल कितना था 25,000 इंटू 100, तो 260%। नेक्स्ट, COGS 2023-24 में 6 लाख हो गया है, चेंज आया है 2 लाख रुपीज़ का प्लस में, मतलब ज़रूर 22-23 में कम होगा, तभी तो 2 लाख बढ़ के 6 लाख हुआ है। तो कितने में हम 2 लाख रुपए बढ़ाएंगे तो वो 6 लाख रुपए हो जाएगा, 4 लाख रुपीज़ में। 4 लाख में जब हम 2 लाख प्लस करेंगे तो वो 6 लाख होगा। दैट मीन्स 2023 में हमारी इनकम 4 लाख रुपीज़ रही होगी। सॉरी, COGS चेंज कितने का आया 2 लाख का, ओरिजिनल कितना था 4 लाख, तो 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, दैट इज 50%। अदर एक्सपेंस 25,000 की थी 2022-23 में, इंक्रीज हो गई है 60%, तो बस 25,000 में 60% प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर इनकम ज़रूर 40,000 हो गई होगी। कितने का चेंज है 15,000 का। तो यहाँ से हमारे एक्सपेंसेस वाले पार्ट हो गए। तो टोटल एक्सपेंस 4,25,000, ये 6,40,000, ये 2,15,000। चेक करते हैं, 2,15,000 डिवाइडेड बाई 4,25,000 इंटू 100, 50.59%। नेक्स्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढना है। इनकम टैक्स गिवन है, जब हमने प्रॉफिट में इनकम टैक्स माइनस किया होगा तो 60,000 है। मीन्स अगर प्रॉफिट हमारी 100 की रही होगी तो उसमें हमने 30 माइनस किया तो हमें क्या मिला 70, तो ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 60,000। सॉरी, ये इनकम टैक्स की वैल्यू हमें गिवन है। ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 60,000। मीन्स जब 30 रुपीज़ हम टैक्स दे रहे हैं, अगर आप ऐसे रिलेट करो तो 100 रुपीज़ जब इनकम है तो 30 रुपीज़ टैक्स गया, तो उस केस में ये अमाउंट क्या बन रहा है 60,000। तो बस 60,000 को आप 30% से या 30 से डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 30 के जो करस्पॉन्डिंग में फिगर है वो 60,000 है, तो हमें 100 के करस्पॉन्डिंग वाला फिगर निकालना है। ये तो एकदम जब हम छोटे बच्चे थे तब हम सीखते थे यूनिटरी मेथड। जब 30 वैल्यू है तो 60,000 है, तो 60,000 अपॉन 30, 100 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। पुट कर देंगे यहाँ। सिमिलरली 75,000 में भी वही करेंगे, जब 100 है 30 दे दिया तो हमारे पास 70 बचा, तो ये 70 वाली वैल्यू आपको 30 वाली गिवन है कि ये 75,000 के बराबर है, तो फिर से 75,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100,
2,50,000। कितने का चेंज आया? 50,000 का चेंज आया। तो 50,000 अपॉन ओरिजिनल कितना था? 2 लाख, 25%। यहाँ पे 15,000 का, तो अगेन 15,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, 25%। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें गिवन है 2 लाख, इसमें से इनकम टैक्स हमने दे दिया 60,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,40,000 इधर, और यहाँ पर है 250, इसमें से हमने 75,000 रुपीज़ टैक्स दे दिया, तो 1,75,000। तो चेंज है 35,000 का, तो 35,000 अपॉन 1,40,000 इंटू 100, 25%। क्या फिगर अब मिसिंग है? टोटल रेवेन्यू मिसिंग है। कैसे ढूंढ सकते हैं टोटल रेवेन्यू? टोटल एक्सपेंस पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो टोटल एक्सपेंस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो 425 का एक्सपेंस है, 2 लाख का प्रॉफिट है, तो जरूर रेवेन्यू 6,25,000 रहा होगा। यहाँ पर 250 का हमारा प्रॉफिट है, 640 का हमारा एक्सपेंस है, तो 640 प्लस 250, 8,90,000 रुपीज़। यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू रहा होगा। चेंज कितने का आया? 890 माइनस 625, 2,65,000। परसेंटेज 2,65,000 अपॉन 6,25,000, 42.40%। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कैसे ढूंढ सकते हैं? बैक कैलकुलेशन से। हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 25,000 ऐड किया, उसके बाद हमें जाके 6,25,000 मिला, तो ये जरूर 6 लाख रुपीज रहा होगा। यहां पर हमने 90,000 ऐड किया किसी फिगर में, तो हमें 890 मिला, तो दैट मीन्स वो फिगर क्या होगा? 8 लाख रुपीज होगा। बैक कैलकुलेशन। चेंज है 2 लाख रुपीज का, तो 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन पहले से 6 लाख था ना, 6 लाख इंटू 100, 33.33%। बस एकदम सिंपल 7 मार्क्स का क्वेश्चन। बस इसी को मैंने यहाँ पर फेयर कर लिया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4B, द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर गिवन है 240, ये इसकी वैल्यू है 240 लैक्स, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या नंबर ऑफ शेयर ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं भैया। 240 लाख अपॉन 10, दैट मीन्स 24 लाख, ये इसकी नंबर होगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है 360, ठीक है। 11% प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और इसकी वैल्यू है 120, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। नंबर 120 लाख अपॉन 10, 12 लाख। 12% डिबेंचर यहाँ पे गिवन नहीं है, मीन्स इसकी फेस वैल्यू हो सकता है आगे गिवन होगी, ठीक है। टर्म लोन की भी फिगर आपको गिवन है। एडिशनली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कंपनीज इक्विटी बीटा, दैट इज नॉट बाटा, इट इज बीटा, ये 1.06 है, इज बीटा इज इक्वल टू 1.06। यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स ये RF है 10%। स्टॉक मार्केट रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम क्या होता है? RM माइनस RF, ये भी आपको गिवन है। करंट एक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर प्राइस, ये तीनों जो है ये मार्केट वैल्यू है। अब इतने डेटा में से आपको क्या दिख रहा है? आप क्या निकाल सकते हो? सबसे पहले तो भैया हम के ही निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वेरी गुड, के ही निकालिए CAPM मॉडल यूज करके। के ई RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तो RF है आपके 10, RM माइनस RF डायरेक्ट आपको गिवन है 6, बीटा है 1.06, तो ये हो जाएगा 16.36%।
16.36% इज KE. नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एंड इंटरेस्ट इज पेड एनुअली. इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट. कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. WACC निकालना है यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स. तो जब हम मार्केट वैल्यू एज वेट्स लेते हैं तो क्या लेते हैं, याद है? रिजर्व्स एंड सरप्लस को कंसिडर नहीं करते हैं. इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है बस वही लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में ही रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड है. तो KE मैंने निकाल लिया. KD हम निकाल सकते हैं. KD के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई N होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2. बस इसको पुट कर दीजिए आप. इंटरेस्ट कितना देंगे हम डिवेंचर में? डिवेंचर है 120 और इसकी फेस वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में आगे में गिवन है 100 रुपीज़ जो है वो डिवेंचर की फेस वैल्यू है. तो 12% हमें देना है. दैट मीन्स वी विल पे 12 रुपीज़. कंपनी की टैक्स रेट 40% है तो 1 माइनस 0.4 प्लस रिडीमेबल वैल्यू. रिडीमेबल वैल्यू क्या है? रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो पार पे ही रिडीम होगा. दैट इज 100 रुपीज़. नेट प्रोसीड्स, अगर अभी हम डिवेंचर इशू करते तो हमें कितने मिल जाएंगे? मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 102.5, तो ये हमारे लिए क्या है? नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N. व्हाट इज दिस N? कि कितने टाइम में हम डिवेंचर को रिडीम करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन में गिवन है. रिडीमेबल आफ्टर 3 years, ये हमारा N है, डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2. तो 12 माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7.2. 100 माइनस 102.5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0.83 डिवाइडेड बाई 202.5 अपॉन 2 101.25. 6.29%. सिमिलरली हम प्रेफरेंस डिविडेंड का भी वैसे ही निकालेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स को हम कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं? 11%. फेस वैल्यू 10 है तो KP I अपॉन नेट प्रोसीड्स. इंटरेस्ट हम देने वाले हैं 11% 10 रुपीज़ में, दैट मीन्स 1.1 और नेट प्रोसीड्स इसकी मार्केट वैल्यू है 12 रुपीज़, तो 1.1 अपॉन 12 इंटू 100 9.16%. लास्ट हमारा बचा टर्म लोन. तो टर्म लोन के केस में तो एकदम सीधा करना है. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, I 1 माइनस T. तो इंटरेस्ट है 14, 1 माइनस टैक्स 0.4, 8.4%. बस अब सारी वैल्यू आ गई, इसे पुट कर देंगे. मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे? 24 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से जो कि मार्केट वैल्यू है, तो 360 लाख इसकी मार्केट वैल्यू आ गई. फिर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 12 लाख थे नंबर में और इसकी मार्केट वैल्यू है 12 रुपीज़, 144 लाख. डिबेंचर 1.2 लाख है और मार्केट वैल्यू है 102.5, मल्टीप्लाई करेंगे 123 लाख. टर्म लोन तो जो है वही मार्केट वैल्यू है 360 लाख, तो 360 लाख टोटल कर लिया 987. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? इक्विटी शेयर के लिए जो हमने KE निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी शेयर की वैल्यू से डिवाइडेड बाय टोटल वेट. तो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी थी? 360, टोटल है 987, तो 360 अपॉन 987. सेम वैसा ही करेंगे प्रेफरेंस के लिए. प्रेफरेंस की वैल्यू है 144, टोटल है 987, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड के रेट से. डिबेंचर के लिए भी सिमिलर. डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है 123 लाख, टोटल 987, तो 123 अपॉन 987 इंटू KD. और ये आपका टर्म लोन का है. तो टर्म लोन है 8.4 इंटू इसकी जो मार्केट वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाई टोटल. तो सॉल्व करके ये हमारा
फाइनल आंसर आ जाएगा। बस एकदम सिंपल, ये भी खत्म। 5A देखिए, ईयर, कैश फ्लो, ये सब गिवन है, साफ साफ समझ में आ रहा है, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है भैया। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के कैश फ्लोज आपको गिवन है, क्या ढूंढना है हमें। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी एंड पीआई ऑफ द अबव प्रोजेक्ट्स। तो एनपीवी हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट करते हैं और फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट रेट भी आपको गिवन है, तो जब भी आपको डिस्काउंट रेट गिवन होगी तो जो क्वेश्चन में गिवन है आपको सेम वही लेनी है, अपने से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके नहीं लेना है बस। तो 9.909, 0.82, 6.75 गिवन है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए ईयर 0 पे आउटफ्लो है प्रोजेक्ट अल्फा का 1 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर में 60,000 इनफ्लो है, ये ब्रैकेट में जो फिगर्स है ये आउटफ्लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 60,000, 45,000, 15,000, ये तीनों प्लस के फिगर्स हैं, तो ये इनफ्लोज है हमारे। तो ईयर 0 1 लाख का आउटफ्लो, ईयर 1 में 60,000 का इनफ्लो, 45,000 का इनफ्लो, फिर 15,000 का इनफ्लो। ईयर 0 पे हमेशा आपका पीवी फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि आज 1 रुपए की वैल्यू क्या है, 1 रुपए ही है, तो इसीलिए 1। तो नेगेटिव 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे, ये है हमारा पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। इससे हमने माइनस कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1 लाख रुपीज, तो एनपीवी मिल गई। पीआई ढूंढ लेते हैं, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, इन तीनों का सम, दैट इज 1,02,975 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ईयर 0 पे मैंने कितना इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो वो लिख दिया, तो यहाँ से ये आ गई पीआई। सेकेंड प्रोजेक्ट में चलते हैं, बीटा में। ईयर 0 पे हमने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ईयर 1 पे भी हमने इन्वेस्ट किया है 20,000, ईयर 2 में पैसे आए हैं 60,000, ईयर 3 में पैसे आए हैं 70,000। सिमिलरली वैसे ही पीवी के साथ मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि जब हम पीआई कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि भैया हमने तो ईयर 0 पे ईयर 1 दोनों पे इन्वेस्टमेंट किया तो दोनों का जो सम टोटल होगा वो लेंगे, नहीं। जो ईयर 0 पे आपने किया है बस आपको वही लेना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही हम लेते हैं। जब हम पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज कंसिडर करते हैं ना, तो इस अमाउंट को यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को प्लस किया और इसको उसी समय माइनस कर दिया, तो ये हमें मिला 83,950 डिवाइडेड बाई इनिशियली हमने कितना इन्वेस्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ 80,000, तो हम 80,000 से डिवाइड करके पीआई निकालेंगे। तो 83,950 डिवाइडेड बाई 80,000, तो ये 1.04937 आ गया। प्रोजेक्ट गामा में चलते हैं, यहाँ पे भी हमने ईयर 0 ईयर 1 दोनों पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब पीआई निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ईयर 0 का अमाउंट को डिनोमिनेटर में लेंगे और ईयर 1 का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा उसे हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से ही रिड्यूस कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लो निकाली, इसी में से इस अमाउंट को माइनस कर दिया, तो हमारा एनपीवी निकल कर आ गया 4306। और पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज देखिए, इन दोनों को ऐड करिए, 66080 प्लस 64586, 130,666, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट। हम इसे क्या करते हैं, एनपीवी में कंसिडर करके ही चलते हैं। 36360, तो 9436306, तो ये हमारा है पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। जो कैश इनफ्लोज हमारे पास आए उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 94306, डिवाइड किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमेशा ईयर 0 का अमाउंट लेना है, ये आ गया। क्वेश्चन में एक और बात कही गई थी कि सजेस्ट करना है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे। तो अगर हम एनपीवी मेथड से चलते हैं तो एनपीवी किसका सबसे ज़्यादा है, इसका है 2975, इसका है 3950, इसका है 4306, तो एनपीवी के हिसाब से तो हम गामा चूज करेंगे, एनपीवी के हिसाब से प्रोजेक्ट गामा। और पीआई के हिसाब से यहाँ पे 1.04 है, यहाँ पे 1.049 है, यहाँ 1.047 है, तो ज़्यादा किसका है, बीटा का, तो हम ये प्रोजेक्ट कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी पीआई ज़्यादा है। अल्फा नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो बीटा होगा ना, ये मैंने गलती से यहाँ पे लगता है अल्फा लिख दिया है।
अब एनपीवी और पीआई में दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम पीआई सजेस्ट करेंगे। क्यों सजेस्ट करेंगे पीआई? क्योंकि देखिए सब में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग है। अगर तीनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम होता तो हम कोई भी मेथड ले सकते थे, बट तीनों केस में क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो यहाँ पर हम पीआई मेथड सजेस्ट करेंगे। वी शुड फॉलो पीआई मेथड। वाई? बिकॉज डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अलग अलग इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 80,000, पहले 1 लाख है, फिर 80,000 है, फिर 90,000 है। तो तीनों केस में जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग है तो हम पीआई मेथड सजेस्ट करते हैं। बी नंबर, XYZ Limited is considering the introduction of a new product. It is estimated that the profits before depreciation and tax would increase by 2,40,000 each year. प्रॉफिट 2,40,000 से बढ़ने वाला है, तो मीन्स हमारे लिए ये क्या है? कैश इनफ्लो। वेरी गुड, कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट 4 years, पहले के 4 साल में 2,40,000 रुपए आएंगे, एंड 1,20,000 ईच फॉर द रिमेनिंग 6 years, और 1,20,000 बाकी के नेक्स्ट 6 years में। अगेन दिस इज कैश इनफ्लो। An advertisement cost of 40,000 is expected to be incurred in the first year. पहले ईयर में हम क्या करने वाले हैं? 40,000 रुपीज का एक खर्चा करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के पीछे, तो ये कैश आउटफ्लो है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स में से हमने इसे माइनस नहीं किया है, तो कर देंगे भैया। वेरी गुड। द कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन द फर्स्ट ईयर। कॉस्ट जो है इसमें हम माइनस करके ही अपना प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उस पर टैक्स देंगे। तो ये जो 2,40,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। प्रॉफिट जब इनकम बढ़ रही है तो टैक्स देना पड़ता है। अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 4 लाख रुपीज विल बी इंस्टॉल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्लांट हम लगाएंगे 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए क्या होगा? ईयर 0 पे जाएगा। अभी जब हम अभी प्लांट लगाएंगे तो 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ये ईयर 0 का आउटफ्लो है। आउटफ्लो कब का? ईयर 0 का। ईयर 0 का आउटफ्लो है। विल बी इंस्टॉल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स लाइफ ऑफ 10 years इज एस्टिमेटेड टू बी 80,000। ये प्रोजेक्ट 80,000 10 years तक चलेगा, और 10 years के बाद क्या होगा? 80,000 रुपीज इस प्लांट से मेरे को मिल जाएंगे। तो ये टर्मिनल कैश फ्लो हम बोल सकते हैं, एंड में हमें मिलेगा। तो ये हमारे लिए है टर्मिनल कैश फ्लो। अ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 विल बी रिक्वायर्ड इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलिंग द प्लांट। जब हमने प्लांट खरीदा तभी हमने वर्किंग कैपिटल लगाया 40,000 रुपए का, तो अगेन ये एक आउटफ्लो है ईयर 0 का। will be required in the year of installing the plant, and a further 30,000 in the following year. मीन्स 0th ईयर पे 40,000 और फर्स्ट ईयर पे 30,000 का एक और इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये आउटफ्लो कब का है? ये आउटफ्लो है ईयर 1 का। द कंपनीज टैक्स रेट इज 30%। कंपनी 30% के हिसाब से टैक्स पेमेंट करती है। एंड इट क्लेम्स WDV डेप्रिसिएशन एट द रेट 33 होल 1/3%। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आपको परचेज प्राइस गिवन है, सैल्वेज वैल्यू गिवन है, लाइफ भी गिवन है, तो हमें लगता है कि इसमें तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा के सॉल्व कर देंगे, बट क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है कि यहाँ पे आपको क्या करना है? WDV मेथड फॉलो करना है। 33 होल 1/3%, दैट मीन्स 1/3 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इफ द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, मीन्स हम 20% पे डिस्काउंट करेंगे। सजेस्ट वेदर द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट और नॉट। कंपनी को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैसे पता करेंगे भैया? एनपीवी निकालेंगे, एनपीवी पॉजिटिव होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। एकदम सिंपल लॉजिक है। वेरी गुड। तो चलिए एनपीवी निकाल लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था याद करिए। देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया है ईयर 0 पे 4 लाख, और एक और कुछ था, हाँ भैया वर्किंग कैपिटल का कुछ था, 40,000 रुपये आउटफ्लो है वर्किंग कैपिटल का। तो इनिशियल 4 लाख रुपए और 40,000, 4,40,000 ये आ गए। फिर
ईयर 1 पे अब आते हैं। तो पहले साल 2,40,000, दूसरे साल 2,40,000, तीसरे साल 2,40,000 और चौथे साल 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा। फिर उसके बाद से कितना बढ़ना है, 120 120 करके बढ़ेगा। तो ये 120 120 120 120 बढ़ा। पहले ईयर में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी लग रही है तो माइनस कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, 4 लाख की मशीनरी का 1/3, 1.33 लाख। फिर 4 लाख में से 1.33 लाख माइनस करेंगे तो जो बुक वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये मैंने वैसे किया है, पहले 4 लाख का 1/3, फिर जो माइनस करने पे आया उस पे 1/3, क्योंकि WDV पे हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू पे हम चार्ज करते चले जाते हैं। तो वैसे डेप्रिसिएशन माइनस किया। बट क्या डेप्रिसिएशन कोई आउटफ्लो है एक्चुअली में, नहीं। तो हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स सेविंग होती है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया। तो मेरे को पता चल गया इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, मेरे को अलग से कितना कैश फ्लो आया, 2,40,000 आया पहले साल, उसमें से 40,000 तो एडवर्टीजमेंट का चला गया, तो 2 लाख आया। फिर डेप्रिसिएशन का भी पैसा चला गया, माइनस कर दिए। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ गई हर ईयर की। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के ऊपर मेरे को जितना एक्स्ट्रा इनकम आया उस पर ही तो मैं टैक्स दूंगा ना, तो उस पर मैंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया @ 30%। तो ये आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कोई आउटफ्लो है ही नहीं, इसीलिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड कर दिया। अब वर्किंग कैपिटल में फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्ट किया है 30,000, 40,000 0th ईयर पे किया जब प्रोजेक्ट शुरू किया, और फर्स्ट ईयर में 30,000 किया, तो माइनस किया 30,000। अब ईयर 10 पे मेरे को कुछ मिलना है टर्मिनल कैश फ्लो, वेरी गुड, मिलेगा 80,000 सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जो सैल्वेज वैल्यू है। और ये रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, हमने जब 40,000 ईयर 0 पे और 30,000 ईयर 1 पे, दैट मीन 70,000 रुपीज इस प्रोजेक्ट में लगाया, तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये वर्किंग कैपिटल भी तो निकल जाएगा, तो दिस इज रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कुल मिला के मुझे पता चल गया नेट इंक्रीमेंटल इनफ्लो ये इतना है। अब इससे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करेंगे। तो बस वही डिस्काउंट मैंने किया, तो जिससे पता चला कि एनपीवी कितनी आ गई, 1,80,360। मीन्स जितने पैसे मैंने लगाए उससे ज़्यादा मैंने 1,80,000 कमाया। तो जब मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो क्या करूँगा, बिल्कुल इन्वेस्ट करूँगा। तो द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्यों, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन एकदम इजी। स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, तो बस यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे करंट एसेट्स कैलकुलेट करिए, करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिएगा, दिस इज करंट एसेट। स्टॉक ऑफ स्टोर्स अगेन करंट एसेट। एवरेज क्रेडिट गिवन, क्रेडिट हम किसे देते हैं, डेटर्स को देते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर इनपुट्स, मैंने देर से पेमेंट की है, तो जब मैं पेमेंट देर से कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या बनने वाली है, वेरी गुड, करंट लाइबिलिटी। तो दिस इज करंट लाइबिलिटी, दिस इज करंट लाइबिलिटी। रेंट रॉयल्टी की भी पेमेंट देर से कर रहा हूँ, अगेन करंट लाइबिलिटी। स्टाफ की पेमेंट लेट, करंट लाइबिलिटी। मैनेजर को लेट पेमेंट, करंट लाइबिलिटी। मिसलेनियस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है देर पे से पेमेंट हो रही है, करंट लाइबिलिटी। पेमेंट इन एडवांस, मेरे को एडवांस में पेमेंट मिल गया है, तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, ये पेमेंट मैंने की है, पेमेंट इन एडवांस। आप ऐसा मत समझिएगा कि मेरे को मिला है, ये मैंने पेमेंट की है, तो जब मैं कोई पेमेंट को एडवांस में ही पे कर दे रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या बनने वाली है, करंट एसेट। तो बस सारे करंट एसेट पता चल गए, ऐड करते हैं। तो क्या यही वैल्यू ऐड कर देंगे, नहीं, ये तो पूरे साल भर की है, मैंने कितना देर से पेमेंट किया है, 1.5 वीक्स, 1.5 मंथ्स, तो जितना देर से मैंने पेमेंट किया है वो पार्ट कैलकुलेट करेंगे और सिर्फ उतना ही हम करंट लाइबिलिटी एज्यूम करेंगे। पूरा फिगर है ये तो पूरे साल भर का है। जैसे करंट एसेट ये तो 3 लाख रुपए का पूरा है, तो पूरा, फिर ये 5 लाख। नेक्स्ट डेटर, तो ये 2,60,00,000 है पूरे साल भर के लिए। साल भर में कितने वीक्स हैं, 52 वीक्स, मैंने सिर्फ 4 वीक्स का क्रेडिट दिया है,
तो 2.6 CR इंटू 4/52, तो 2.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52, तो ये आ रहा है 0.2 करोड़। 0.2 करोड़ का मतलब 20 lakhs। फिर नेक्स्ट 65 lakhs रुपीस का सेल है, एक्सपोर्ट सेल्स। इसमें से क्रेडिट कितना दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ्स का। तो अगेन 65 lakhs डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5। एडवांस इन पेमेंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस, मैंने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है। पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मैं 3-3 महीने का एडवांस में पेमेंट करते जाता हूँ। तो ये 6 लाख रुपीस पूरे साल भर के लिए है, मैंने 3 महीने का एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो 1,50,000 एडवांस। नेक्स्ट, तो टोटल पता चल गया कि करंट एसेट्स में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, 3 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 1,87,500, 1,50,000 ऐड किया। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में देखिए सबसे पहला वेजेस 24 लाख है पूरे साल भर का, दैट मीन्स फॉर 52 वीक्स मैंने कितना पेमेंट किया, लाख किया 1.5, तो 1.5 का कैलकुलेट करेंगे, तो 24 लाख डिवाइड करेंगे 52 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये वैल्यू आ गई। सबके लिए वैसे ही करेंगे, स्टॉक ऑफ मटेरियल के लिए भी, रेंट रॉयल्टी, सबके लिए वही करना है। 80,000 है पूरे साल भर का, 6 मंथ्स का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 40,000 आएगा ये। तो इस तरीके से पता चल गई टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज से हमें पता चल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल 31,37,500 माइनस 2,90,898, ये हमारा आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी पे। एच लिमिटेड हैज़ अ प्रेजेंट एनुअल सेल्स लेवल ऑफ 20,000 यूनिट्स एट 300 पर यूनिट। अभी हम कितना यूनिट्स गुड्स बेच रहे हैं, 20,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, किस प्राइस पे, 300 के प्राइस पे। द वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 200 है, तो यहां से क्या पता चलता है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 रुपीज रहने वाली है। सेल्स 300 का, वेरिएबल कॉस्ट 200 का, दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 200 रुपीज एंड द फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट टू 6 लाख रुपीज पर एनम। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 6 लाख रुपीज है। द प्रेजेंट क्रेडिट अलाउड बाय द कंपनी इज 1 मंथ। अभी कंपनी 1 महीने का क्रेडिट दे रही है। तो क्वेश्चन का ग्लांस लेके क्या समझ में आ रहा है कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन लग रहा है, फिर भी और आगे हम अभी देखेंगे रिक्वायर्ड में, तब जाके हमें और क्लैरिटी मिलेगी। The company is considering a proposal to increase the credit period to 2 months and 3 months and has the following estimates. कंपनी अपना क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको चेंज करना चाहती है। वो चाहती है कि अब मैं 2 महीने या 3 महीने का क्रेडिट दूं, तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज इन सेल्स। अगर 2 महीने का क्रेडिट दूंगा तो 15% सेल्स बढ़ जाएगा, लेकिन बैड डेट्स भी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी बैड डेट्स, 3%। और वही अगर 3 महीने का क्रेडिट दूंगा तो सेल्स हो जाएगी 30%, लेकिन फिर बैड डेट्स और बढ़ेगा, बैड डेट्स बढ़कर हो जाएगा 5%। देयर विल बी अ इंक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट बाई 1 लाख रुपीज ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स बियॉन्ड 15% ऑफ प्रेजेंट सेल्स लेवल। अभी मैं जितना सेल कर रहा हूं उससे अगर 15% से ज्यादा सेल करूंगा तो फिक्स्ड कॉस्ट भी 1 लाख रुपए बढ़ जाने वाला है। मीन्स क्या 2 महीने में फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि यहां तो मैं सिर्फ 15% बढ़ाऊंगा। जब सेल्स 15% से ज्यादा बढ़ेगी तब जाके मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे 30% हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 15% से ज्यादा का इंक्रीज है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज। द कंपनी प्लान्स ऑन अ प्री टैक्स रिटर्न ऑफ 20% इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। कंपनी का कहना है कि अगर मैं इस पैसे को क्रेडिट मीन्स डेटर्स के पास नहीं फंसाऊंगा तो मैं 20% इस पैसे पे कमा सकता हूं। दैट मीन्स ये जो 20% है हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी गुड। जो पैसा मेरा डेटर के पास ब्लॉक रहेगा 2 महीने या 3 महीने के लिए, उसमें मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, 20% रिटर्न कमा सकता हूं। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सेम क्वेश्चन ऐसा आपके बुक में है। हम यहां पर क्या करते हैं,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि सेल्स हमने जो किया उसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। यही जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यही होती है कॉस्ट ऑफ डेटर्स। डेटर्स के पास जो मेरा पैसा ब्लॉक्ड रहेगा उसके वजह से मेरे को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना सेल्स। प्रेजेंट सेल्स कितना है 20,000 यूनिट्स। फिर 15% बढ़ जाएगा दैट मीन्स 20,000 प्लस 15%, तो अब यूनिट्स हो जाएगी 23,000। और थर्ड पॉलिसी 2 में 30% इंक्रीज हो रहा है तो 20,000 प्लस 30% इंक्रीज हो गया, तो 20,000 प्लस 30% दैट मीन्स 26,000 यूनिट्स। बस कंट्रीब्यूशन मेरे को पता ही है कि 100 रुपए का है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन। देखिए 20,000 इंटू 100 20 लाख, 23,000 इंटू 100 23 लाख, 26,000 इंटू 100 26 लाख। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और इलाबोरेट किया है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन दिखाया। आप डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेल्स है 300 और वेरिएबल कॉस्ट है 200 तो 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। फिर हम माइनस करेंगे बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स भी हमारे लिए खर्चा है। तो पहले केस में बैड डेट्स कितना हो रहा है, सेल्स का 1%। तो पहले हम 20 लाख का सेल कर रहे थे तो 20 लाख का 1% 20,000। अब हम 69 लाख रुपीस का सेल कर रहे हैं तो 69 लाख का 3%, तो 69 लाख इंटू 3% दैट इज 2,07,000। यहाँ पे 78 लाख का सेल हो रहा है तो 78 लाख का 5% दैट इज 3,90,000। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, पहले केस में 6 लाख, दूसरे केस में भी 6 लाख, लेकिन थर्ड केस में क्या होगा, पॉलिसी 2 में मैं वहां पर 15% से ज्यादा सेल्स कर रहा हूं तो 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो 6 लाख से वो 7 लाख रुपीज हो जाएगा। तो यहां से प्रॉफिट पता चला। अब इस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज द कॉस्ट ऑफ डेटर्स। डेटर्स के पास जो मेरा पैसा ब्लॉक रह रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वही कॉस्ट ऑफ डेटर्स दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे हम कॉस्ट ऑफ डेटर्स भी कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपका पैसा कितना ब्लॉक रहने वाला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रेजेंट केस में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 6 लाख, दैट मीन्स 46 लाख रुपीस ब्लॉक रहने वाला है। लेकिन क्या ये पूरे साल भर के लिए ब्लॉक रहेगा, नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए ब्लॉक रहेगा। तो हम 1 महीने का निकालेंगे, 46 इंटू 1/12 इंटू 20%, तो दिस अमाउंट कम्स टू 76,667। सेकेंड केस में कितना ब्लॉक रहने वाला है, 46 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट, 6 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, तो 52 लाख रुपीस ब्लॉक रहने वाला है। और ये 2 महीने के लिए ब्लॉक रहेगा, क्यों? क्योंकि पॉलिसी 1 में 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है। तो ये अमाउंट आ रहा है 1,73,333। थर्ड केस में दैट मीन्स इन पॉलिसी 2 यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 52 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 6 लाख और 1 लाख जो बढ़ गया 7 लाख, मीन्स 52 प्लस 7 59 लाख रुपीस ब्लॉक रहने वाला है। कितने दिनों के लिए, 3 महीनों के लिए। तो 59 लाख इंटू 3/12 इंटू 20%, दिस अमाउंट कम टू 2,95,000। तो सब हमने रिड्यूस किया तो मुझे नेट बेनिफिट पता चला। ये नेट बेनिफिट कितना है पॉलिसी 1 में, जो प्रेजेंट पॉलिसी है मेरी, सॉरी प्रेजेंट पॉलिसी के केस में 12,63,333, पॉलिसी 1 में 13,19,667 और पॉलिसी 2 में 12,15,000। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पॉलिसी 1 में, तो मैं क्या इंप्लीमेंट करूँगा पॉलिसी 1। वेरी गुड, बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, पॉलिसी 1 शुड बी अडॉप्टेड, खत्म, बस इतना ही करना था हमें। Seven A. Y Limited has 1 lakh equity shares of 10 each, fully paid. The company expects its earnings at 12 lakhs. ये कंपनी की अर्निंग्स है 12 lakhs. And cost of capital at the rate 10% for the next financial year. KO given है 10%. या जब इक्विटी शेयर्स ही है सिर्फ तो हम मान लेते हैं कि KE है। Using Walter's model, what dividend policy would you recommend when the rate of return on investment of the company is estimated at 8%? वॉल्टर का क्या कहना था, वॉल्टर का कहना है कि आप चेक करिए कि कंपनी आपको कितना रिटर्न दे रही है। अगर आपके डिजायर से ज्यादा दे रही है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कंपनी अपना पैसा अपने पास रखो, उसको इन्वेस्ट करते जाओ और ग्रो करो।
बट अगर कंपनी आपको जितना चाहिए उससे कम दे रही है तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, मेरा पूरा पैसा मेरे को डिविडेंड के फॉर्म में दे दो, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा। यस और नो? वेरी गुड। तो जब 8% कंपनी रिटर्न दे रही है, आपको कितना रिटर्न चाहिए? आपको चाहिए 10%। आपको चाहिए 10%, कंपनी दे रही है सिर्फ 8%, तो आप क्या बोलोगे कि कंपनी सारा का सारा डिविडेंड मुझे दे दो, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा। यस और नो? तो व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो ये आपके केई से कम है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 100% पे आउट रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे डिजायर से कम है, ये लेस देन डिजायर्ड। तो 8% जब मिला तो दैट इज लेस देन मेरे डिजायर से, तो 100% मैं मांगूंगा, तो 100% मिल गया। अर्निंग्स है 12 लाख, 1 लाख शेयर्स है मेरे पास, तो ईपीएस क्या होगी? 12 लाख अपॉन 1 लाख, 12 रुपए। मैं बोलूंगा पूरा का पूरा डिविडेंड मेरे को दे दो, तो मैं कितना डिविडेंड लूंगा? पूरा का पूरा 100%, तो डीपीएस 12 रुपए। Provide appropriate argument in support of your suggestion in the light of Walter's model. What will be the price of equity share if your recommendations are accepted? अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो क्या करना है, प्राइस क्या होगी? तो प्राइस का फॉर्मूला क्या है? डी प्लस आर इंटू ई माइनस डी अपॉन के होल डिवाइडेड बाई के। पुट कर दीजिए। डिविडेंड कितना लिया आपने केस 1 में? 12 रुपए पूरे, प्लस रिटर्न है 8%, तो 0.08 डिवाइडेड बाई के कितना है? 10%, तो 0.10। ई माइनस डी, ईपीएस भी 12, डिविडेंड भी पूरा 12, तो ये 12 माइनस 12 0, तो ये पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 12 अपॉन 1.1 दैट इज 120। केस 2 पे, केस 2 में हमारा जो रिटर्न है वो कितना है? 12% का रिटर्न है। मेरे को 10% चाहिए, कंपनी 12% दे रही है, तो मैं कंपनी को क्या बोलूंगा कि अपने पास पैसे रखो भैया, इन्वेस्ट करते जाओ, ग्रो करो, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मेरे से ज़्यादा कमा रहे हो, मेरे को जितना चाहिए उससे ज़्यादा कमा रहे हो, तो अपने पास ही रखो। तो वहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा? 0%। कंपनी ने कमाए 12%, आपको चाहिए था सिर्फ 10, मतलब कंपनी ज़्यादा कमा कर दे रही है, तो आप बोलोगे कंपनी को कि तुम पैसे रखो, अपने में इन्वेस्ट करके उसे और ग्रो करो। तो इस केस में हो जाएगा आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%। तो अर्निंग्स पर शेयर तो 12 ही रहेगी, लेकिन डीपीएस क्या होगा? 0। प्राइस का फॉर्मूला सेम, तो डिविडेंड 0 प्लस आर 0.12 डिवाइडेड बाई के 0.10, ई है 12, डिविडेंड है 0, तो 12 माइनस 0, तो 0.12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.1, 14.4 डिवाइडेड बाई अगेन 0.1, 144, ये हो जाएगी मेरी प्राइस। तो जब मैं डिविडेंड नहीं ले रहा हूं तो फिर प्राइस बढ़ती जाएगी। 7B, समराइज्ड बैलेंस शीट आपको गिवन है, इनकम स्टेटमेंट भी गिवन है। यू हैव टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, मींस लेवरेज का क्वेश्चन है ये। तो ये तो सबसे इजी चैप्टर है लेवरेज। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। देखिए कंट्रीब्यूशन गिवन है, नहीं गिवन है तो हम निकाल लेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स गिवन है 3,40,000 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 55,000 डेप्रीसिएशन, तो हम डेप्रीसिएशन का अमाउंट नहीं लेते हैं, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन हमें आ गया 2,75,000। क्यों डेप्रीसिएशन ले लिया? क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, तो वो यहाँ पर आएगा। तो 275 कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया 55,000, तो ईबीआईटी आ गई 2,20,000। अब उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट किया 60,000, तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया एट द रेट 35%, तो हमें मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, सब कुछ मिल गया। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन है 275, ईबीआईटी कितनी है? 220, तो 2,75,000 अपॉन 2,20,000, 1.25। नेक्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो ईबीआईटी है 2,20,000, ईबीटी है 1,60,000, डिवाइड करिए 1.375। नेक्स्ट कंबाइंड लेवरेज, तो कंबाइंड लेवरेज कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज भी आ गया। एकदम इजी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इफ द टोटल एसेट्स रिमेन एट द सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीज बाय 20% और डिक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द ईपीएस पर शेयर? क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ के? कुछ रिलेशन बैठ रहा है? वेरी गुड, बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है क्या?
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज पता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी पता है, तो क्या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकते हैं? हाँ भैया निकाल सकते हैं, वेरी गुड। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी पता है, तो यहां से हम ढूंढेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो पहले केस में सेल्स 20% इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस 20% मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। कितना का चेंज आया? 34.375% का इंक्रीज है। पहले ईपीएस कितना था? देखिए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है 1,04,000, तो 1,04,000 ही मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने वाला हूं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं? 10 रुपीज पर शेयर और 8 लाख, दैट मीन्स 80,000 मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो 1,04,000 अपॉन 80,000, ईपीएस है 1.3। अब ये ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा? 34.375%, तो 1.3 प्लस इतना, तो ये आ गया 1.75 न्यू ईपीएस। अब जब सेल्स माइनस हो रहा है तो सेकेंड केस में क्या होगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ पे हम -20% लेंगे, क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में ईपीएस भी क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पैसे हमारे पास कमी होंगे ना देने के लिए, तो माइनस 1.3 था पहले ईपीएस, माइनस 34.375%, तो ये आ गई वैल्यू 0.853 न्यू ईपीएस। तो एकदम इजी क्वेश्चन था ये, 7 मार्क्स का, खत्म। बस अब तो आपको पता है 8 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो डेटा एनालिटिक्स का होता है, थ्योरी क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वेरियस फेजेस ऑफ डिजिटाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रपोज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। जस्टिफाई करेंगे कि ये जो डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट है इसको लगाने के लिए जो मैं पैसे लगाने वाला हूँ, क्या उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? अगर उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तभी लगाऊंगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, बेनिफिट कम आना है, तो करूंगा ही नहीं, देखूंगा ना बेनिफिट ज़्यादा आना चाहिए, तो वो है। सेकेंड हो गया असेसमेंट। किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि हम 100% रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज नहीं करते हैं, कुछ कुछ रिकॉर्ड्स को ही डिजिटलाइज करते हैं। तो जिन्हें डिजिटलाइज करना है उन्हें पहले ढूंढना पड़ेगा कि किसे डिजिटलाइज करूंगा, तो दैट इज असेसमेंट। फिर प्लानिंग, एक बार मेरे को पता चल गया तो फिर प्लान करूंगा कि कैसे करना है अब। नेक्स्ट डिजिटाइजेशन एक्टिविटीज, प्लानिंग हो गया, उसके बाद एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। एक्टिविटी शुरू हो गई, फिर केयर करेंगे रिकॉर्ड्स का, क्योंकि जब हम डिजिटाइजेशन करें तो बहुत अलग अलग खर्चे उठ के आएंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उनको फुलफिल करना होगा। और लास्ट है इवैल्यूएशन, देखेंगे कि हमने डिजिटाइजेशन को इम्प्लीमेंट करके क्या उससे कमाया है, मेरिट क्या है, एडवांटेजेस हमें मिले या नहीं मिले, दैट इज इवैल्यूएशन। ये है। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स। वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब डेटा वैलिड है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा वैलिड है कि नहीं? अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करता है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वैलिड है, नहीं करता है तो नहीं है। फिर एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब कहाँ से डेटा को लेकर आएंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, प्रोसेस इन विच डेटा इज कलेक्टेड एंड समराइज्ड। और लास्ट है एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब कि जो डेटा मेरे पास आया उसको हम देखेंगे कि कितना डेटा मेरे पास काम का है, कितना डेटा काम का नहीं है। तो क्लीनिंग, कन्वर्टिंग एंड मॉडलिंग डेटा टू ऑब्टेन एक्शनेबल बिजनेस इंटेलिजेंस, जो डेटा मेरे को जरूरी होगा, चाहिए होगा, सिर्फ उन डेटा को निकालना, दैट इज डेटा एनालिसिस। बस पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया एफएम का। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करें पूरा, जिस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में आप फंसते हैं उसी पार्ट को आके आप यहाँ पर देखें सोल्यूशन से, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।